हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएई जो कि पहला गल्फ़ कंट्री बन चुका है इसराइल के साथ पैक्ट करने वाला। यूएई एक अरब देश है और इसराइल एक ज्यूज़ देश है। तो क्या इशू था, क्या बैकग्राउंड है, पहले उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि इस पैक्ट का ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या अंतर पड़ने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है और इस पर इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया का क्या स्टैंस होना चाहिए इस सब के लिए। ये लोग कौन हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पूरा इशू क्या है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे कोई एक एरिया होता है, जैसे ये ही एरिया ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें बाहर से कोई लोग आकर के रहने लगें तो इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ जो है नहीं हो पाता है। तो इस तरह के ही जो बातें थी, इस तरह की जो चीज़ें थी, वही 90s में हुई। और क्या वो चीज़ें थी, कैसे थी, उन सबको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, जो 19 जो 1882 था और 1948 था, उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे ये पूरी हिस्ट्री जो है आपकी यहाँ पर आकर के लिखी गई। और ऐसा क्या हुआ, तो 1917 एक ऐसी जो ईयर था जिसमें काफ़ी कुछ बदल गया। जो एलियास कहा जाता था उन्हें, जो लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ ज्यूज़ का हुआ था अराउंड द वर्ल्ड टू एन एरिया, उनको कहा गया पैलेस्टीन। ऑफिशियली नहीं था, अनऑफिशियली था। हुआ ये था, जैसे ये एरिया है, यहाँ पर अरब जो थे वो राज करते थे। आपको पता है, इधर इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है और इधर लेबनान है। तो ये सब कैपिटल्स अरब कैपिटल्स थी। ये आपका यूरोप था। यहाँ पर जियूस का बहुत बड़ा जो है वो, जैसे इंडियंस के साथ होता था ऐसे ही जियूस के साथ यूरोप में होता था। तो 1917 में बहुत सारे जियूस इधर जो है माइग्रेट किए और यहाँ अरब कंट्रीज़ में आकर के रहने लगे। पर्टिकुलरली ये जो इलाका है जो मेडिटेरेनियन के ईस्ट में पड़ता है, ओके, इस एरिया में आकर बहुत सारे ज्यूज़ रहने लगे। अब चूँकि यूरोपियंस की लड़ाई ज्यूज़ से तो इसलिए थी कि क्योंकि वो एक ऑप्रेसिव क्लास थी, लेकिन अरब्स से उनकी ख़ास लड़ाई थी, क्योंकि इंडिया में भी अरब्स का अफ़गानिस्तान से और बहुत सारी माउंटेन्स थे जिनसे ये टर्की है, जैसे टर्की की बाउंड्रीज़ मिलती हैं यूरोपियन यूनियन से। तो इन सब को लेकर के काफ़ी क्लैशेस थे। अब जब ज्यूज़ यहाँ पर आकर के रहने लगे तो यूरोपियंस ने सोचा कि एक अच्छा तरीका है अरब्स को एक सबक सिखाने का। तो उन लोगों ने जो किया वो ये था कि देखिए, और उन लोगों ने जो किया यूरोपियंस ने वो ये था कि जब 1917 में ये लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ ज्यूज़ का, और ये उस ईस्ट मेडिटेरेनियन वाले एरिया में आकर रहने लगे, तो किस्सा ये हुआ, बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन करने के लिए ब्रिटेन आगे आया। ब्रिटेन ने ज्यूस से कहा कि हम आपके लिए वहाँ पर पैलेस्टीन, जिसको आप अनऑफिशियली कह रहे हैं, हम उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करेंगे और आप वहाँ उसको अपना एक मतलब नेशनल अपना होम बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हिज मेजेस्टीज़ गवर्नमेंट व्यू विद फेवर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीन। तो हम एस्टेब्लिशमेंट में फेवर करते हैं, पैलेस्टीन बनेगा और आप लोग हमारा साथ दीजिए। अब अब कोई ये सोचेगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि जिसने अभी तक हमें इतना ज़्यादा ऑप्रेसिव किया, इतना ज़्यादा हम पर सख्त रहे, वो अब हमारी हेल्प क्यों करेंगे। तो जूइश पीपल्स ने सीधे सीधे मना कर दिया, विल यूज़ देयर बेस्ट एंडिवर्स। तो इन्होंने कहा था कि हम आपको अचीवमेंट दिलाएंगे। लेकिन जो ज्यूस थे जिन्होंने पैलेस्टीन को इकट्ठा किया, बनाया, उन्होंने कहा कि द फिलिस्तान रिजेक्टेड द मूव, यानी कि हम आपको इजाज़त नहीं देते कि आप इस तरह की कोई हरकत करें। पर हिस्ट्री उनके फेवर में नहीं थी। जो ज्यूज़ अभी तक आए नहीं थे ईस्ट मेडिटेरेनियन वाले इलाके में, तो उन जो वो रहते थे यूरोपियन यूनियंस में, वहाँ पर उनका जो फॉलोइंग द हॉरर्स ऑफ होलोकास्ट 6 मिलियन ज्यूज़ वर किल्ड इन यूरोप। तो जब ज्यूज़ ने इनकी बात नहीं मानी कि हम फ़लस्तीन को
एक नेशनल स्टेट के रूप में बनाएंगे, आपका वहाँ पर राज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो समझ गए कि राज तो होगा लेकिन फिर बाद में हमारे साथ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद 6 मिलियन ज्यूज़ यूरोप में मारे गए और उसके बाद ज्यूस स्टेट का जो इन लोगों का मना करने का तरीका था वो बदल गया। और अब इन्होंने कहा कि ओके ये ठीक है, आप मतलब करिए। अब कहानी शुरू होती है जब इन लोगों ने इसको बनाना शुरू किया, इसको फ़लस्तीन बनाना शुरू किया, तो अरब लोग जो वहाँ पर पहले से रिसाइड कर रहे थे उनमें अपोजिशन डेवलप हुआ। और ये 1936 से 39 तक ये अपोजिशन चला। वहाँ पर कई जगह बॉम्बिंग्स हुई। फिर जूइश पीपल्स का अपोजिशन भी अपने आप स्टार्ट हुआ। 1944 से 1947 तक जूइश पीपल्स ने भी वहाँ पर रेसिस्टेंस बनाए रखा। अब इन दोनों में क्लैशेस के चलते जो सिविल वॉर स्टार्ट हुई, 1947 में सिविल वॉर स्टार्ट हुई। और उस सिविल वॉर के बाद यूएन केम इनटू पिक्चर और उनने कहा कि हम जो पैलेस्टाइन आपका एरिया है उसको डिवाइड करेंगे इन द 3 पार्ट्स। एक पार्ट जाएंगे अरब्स को, जो कि जैसे वो एरिया था, जैसे ये वाला एरिया था आपका, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर सब में अरब्स आकर के बसने लगे, वो ज्यूज़ आकर के बसने लगे थे यहाँ से। तो इन लोगों ने कहा कि इसका एक हिस्सा हम अरब को देंगे, एक हिस्सा ज्यूज़ को देंगे, और जो जेरूसलम वाला इलाका था जिसकी वजह से ज्यूज़ यहाँ आकर के बसे थे, वो इलाका अलग सेपरेट रखा जाएगा और उस पर अभी किसी का भी हक नहीं होगा। अब क्या हुआ इशू, जो ये अब यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यूनाइटेड नेशन से जो प्रपोज किया था कि अरब जूइश पार्टीशन होगा फ़लस्तीन का, तो उन्होंने 53% जो हिस्सा था लैंड का वो दे दिया जूइस को। अब कोई 50% से ज़्यादा हिस्सा ले जाएगा तो दूसरी पार्टी को अच्छा थोड़ा ही लगेगा। अब यानी कि जूइस, यानी कि जब तक इसराइल बना नहीं था लेकिन जूइस मेजॉरिटी स्टेट था और 47% हिस्सा दे दिया फ़लस्तीन को, जो कि अरब मेजॉरिटी हिस्सा हो गया था। ठीक है, बट द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू जीज मेजोरिटी स्टेट डिड नॉट बोर्ड वेल फॉर द अरब कंट्रीज़। ऑब्वियस सी बात है, चारों तरफ से अरब से घिरा हुआ था और पहले से भी वहाँ अरब ही था, तो फिर इस तरह की हरकत किसे बर्दाश्त होगी। और ऊपर से आप उनको एरिया भी 47% ही दे रहे हैं। तो ये मैप देखिए आप, ये जो यूएन का पार्टीशन हुआ, तो यूएन ने किस तरीके से पार्टीशन किया। उन्होंने कहा कि ये जो एरिया, जो ये ग्रीन सी कलर में है, ये वाला एरिया इज़राइल का है और ये एरिया पूरा इज़राइल का 53% एरिया था, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये सब फैला हुआ है। और ये जो पिंक कलर में, डार्क येलो कलर में जो दिख रहा है एरिया, ये अरब को दे दिया गया। और ये जो वाइट कलर के बीच में एरिया आ रहा है, ये जेरूसलम का एरिया, इसको अलग रखा गया। तो इस तरीके से पार्टीशन किया गया। अब इसराइल को 53% हिस्सा, अरब्स को खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अब खुशी हुई ना हुई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएन पिक्चर में था। तो ये जूइस पार्लियामेंट्री ग्रुप्स मीन्स जिन्हें 53% हिस्सा मिला था, उन लोगों ने क्या करा, अपने आप ही एक स्टेट बना दिया, एक पूरा देश बना दिया। और उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट बना रहे हैं, जो भी हमें यूएन ने दिया है हम उस पर अपना एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे और उसका नाम होगा इसराइल। तो इसराइल का निर्माण हुआ 1948 में। 1948 में इसराइल आया। और अब जो चारों तरफ की अरब कंट्रीज़ थी, जैसे इजिप्ट, इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तो अब ये तो लोग खुश नहीं होंगे कि आपने एक तो स्टेट डिक्लेयर कर दिया, अभी तक पार्टीशन ढंग से हुआ भी नहीं है और हम खुश भी नहीं थे। तो एक डेडली वॉर शुरू हो गई। पर वॉर जो कहलाई वो कहलाई फर्स्ट अरब इज़राइली वॉर। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जो आपके करंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि कहाँ से कैसा केस शुरू होता है। तो फर्स्ट अरब इज़राइली वॉर 1948 में शुरू हुई। अब सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इतने सारे देश और अकेला एक इज़राइल वॉन दिस वॉर। इज़राइल ने इस वॉर को जीत लिया। और 1947 का जो यूएन पार्टीशन था, उससे इन्हें जो 53% ज़मीन मिलने वाली थी, पहले इन्हें 53% मिलती, लेकिन अब जो ये वॉर जीत गए उसके बाद इन्हें 78% ज़मीन हाथ लगी। और जो और एरिया था चारों तरफ का जो बट था अरब कंट्रीज़ के बीच और जेरूसलम में, वो एरिया भी अब इसराइल ने हड़प लिया और लगभग 78% एरिया अपने पास रख लिया। जो फ़िलिस्तीन टेरिटरी थी वो सिकड़ करके 22% एरिया में रह गई। और
पूरे के पूरे जो एरिया था उस पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया। वेस्ट बैंक को छोड़ दिया गया और ईस्ट जेरूसलम अभी भी इसराइल के हाथों से बाहर था। गाज़ा स्ट्रिप पर इजिप्ट का अभी शासन चल रहा था। ठीक है, तो गाज़ा स्ट्रिप वगैरह ये सब कहाँ हैं, नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्लाइड में। ये देखिए, तो यूनाइटेड नेशंस ने जो पार्टीशन प्लान दिया था कि हम जूइस को इतना सब देंगे, ये वाला एरिया जो भी है ये सारा इज़राइल का एरिया होगा, यानी कि जो ज्यूज़ रहते हैं उसमें बटेगा। और ये जो येलो कलर वाला एरिया है ये अरब स्टेट में बटेगा, और ये जो वाइट कलर का बीच में सेंटर है ये वाला एरिया सॉरी यूएन खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और उसको जेरूसलम एरिया कहा जाएगा। लेकिन जब इसराइल के बीच जब पार्टीशन से सहमति नहीं हुई और वॉर शुरू हो गई, तो उसके बाद जो इजराइल ने जंग जीती अपने चारों तरफ के देशों से, जो अरब कंट्रीज़ थे, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, तो उसने ये सारा एरिया अपने कब्ज़े में ले लिया। और बचा क्या, बचा ये जो कि कहलाता है वेस्ट बैंक, ये एरिया जो कि कहलाता है ईस्ट जेरूसलम, ये वाला एरिया जो गाजा स्ट्रिप है जो कि इजिप्ट के कब्ज़े में है, यहाँ से देखिएगा। और बस ये 3 एरिया छोड़ कर के सॉरी पूरे एरिया पर इसराइल का ही कब्ज़ा हो गया। अब आगे देखते हैं कहानी किस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर जॉर्डन का कब्ज़ा था। इधर जो वेस्ट जेरूसलम था उस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर ही लिया था, और जो गाजा स्ट्रिप बची थी उस पर इजिप्ट का मिलिट्री रूल चल रहा था। फिर क्या हुआ, अब जो अरब कंट्रीज़ थे वो इस चीज़ से फिर 1967 में खुश नहीं हुए। रीजंस रहे होंगे, बट 1967 में अरब कंट्रीज़ ने फिर से मना कर दिया कि इसराइल जैसा कोई देश नहीं बनेगा। ये एक अनदर वार की तरफ गया जिसे हम कहते हैं 6 डे वॉर। तो 6 डे वॉर किन के बीच में हुई, अरब और इसराइल की। तो ये सेकंड अरब इसराइली वॉर यहाँ पर आपको देखने को मिली। ठीक है, तो आप देखिए अरब्स का और इसराइल का कितना बड़ा इतिहास है, और अब जो ये एग्रीमेंट हुआ है यूएई और इसराइल के बीच में, इसका क्या इम्पोर्टेंस आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब इसराइल ने भी ये वाली वॉर जीत ली। ये 6 डे वॉर जो थी ये भी इसराइल ने जीत ली। तो आप इसराइल को भी देखिए कि कितनी बड़ी पावर था इसराइल अपने आप में। इसने अब ऑक्यूपाई कर लिया पैलेस्टीन। अब जो ये वेस्ट बैंक जो पहले छोड़ दिया था, ये गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट के कब्ज़े में थी, ये ईस्ट जेरूसलम जो जॉर्डन के कब्ज़े में था, इस सब को भी इसराइल ने अब अपनी टेरिटरी में ले लिया। विच हाउस इज़ द होली ओल्ड सिटी, जेरूसलम में होली ओल्ड सिटी थी ज्यूज़ की, उसको भी इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। अब केम अंडर इसराइल्स कंट्रोल। और साथ में ही जो सीरिया के गोलन हाइट्स थे, एक सीरिया का जो गोलन हाइट्स है एक ऊंचाई पर बना हुआ एक पठार सा है जो स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, और इजिप्ट का सिन्नी पेनिनसुला भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। तो अब इस 6 डे वॉर में जो अरब्स का और बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। और आगे देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, तो पहले क्या था, ये वेस्ट बैंक इसराइल ने छोड़ दिया था 1948 वाली जो लड़ाई थी उसमें। ये ईस्ट जेरूसलम वाला पार्ट और गाजा स्ट्रिप इसने छोड़ दिया था। लेकिन जब अरब से सहमत नहीं हुए तो इसराइल ने जो ऑक्यूपाई कर ली और टेरिटरी वो कौन सी थी, इन्होंने इजिप्ट का सिडनी पेनिनसुला पूरा का पूरा जो है एनेक्स कर लिया। यहाँ पर इन्होंने वेस्ट बैंक भी एनेक्स कर लिया, और जेरूसलम पूरा जो ईस्ट वाला पोर्शन बचा हुआ था उसको भी ले लिया। इन्होंने गाजा स्ट्रिप पूरी की पूरी एनेक्स कर ली, और जो सीरिया भी लड़ाई में शामिल था उसका गोलन हाइट्स वाला इलाका, ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री बनाता है, तो इसको भी इन्होंने एनेक्स कर लिया। अब ये पूरा एरिया इसराइल के कब्जे में आ गया। लेकिन कहानी जो है अभी ख़त्म ही नहीं हुई। अब अरब कंट्रीज़ मिले खार्तूम में, और उन लोगों ने डिसाइडेड किया कि अरब्स के साथ जो है हम 3 नोज़ करेंगे। 3 नोज़ मीन्स नो टॉक, नो पीस, नो रिकॉग्नाइजेशन विद इसराइल। तो ये इन्होंने एक टॉक की इसराइल अरब कंट्रीज़ ने, और इस तरह के डिसीजंस इसमें लिए गए कि इसराइल के साथ हम किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, अब इसराइल ने ये सारा इलाका जीत लिया वेस्ट जेरूसलम का और ईस्ट वो
ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक का, तो 1967 की वॉर में जीता था। इसके बाद इसराइल ने वहाँ पर अपने जो सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, जूइस लोगों को वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया। गाज़ा स्ट्रिप में भी इन्होंने वहाँ पर सेटलमेंट्स करने शुरू कर दिए, वेस्ट बैंक पर भी इन्होंने ज्यूज़ भेजे। तो इन द लास्ट 50 ईयर्स आफ्टर द 1967 वॉर लगभग 6 लाख से 7.5 लाख ज्यूज़ वहाँ पर भेजे गए। तो ये सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो ये 1967 के बाद की जो वॉर थी, उसके बाद इसराइल ने ये वाला इलाका, ये सिन्नी पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, ये गोलन हाइट्स और ईस्ट जेरूसलम को अपने कब्ज़े में ले लिया था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने कहा भाई ये इज़राइल तुमने गलत किया, इसको हम कहेंगे पैलेस्टीन टेरिटरी, जो भी आपने अभी तक हड़पी है, और ये अरब्स की ही रहेगी। और इज़राइल कहता है कि नहीं, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमने जीती है, लेकिन अगर पीस टॉक करना चाहते हो तो कर लो, हम ये टेरिटरी छोड़ देंगे। अब 1993 में पीस टॉक शुरू होती है। इसको कहा गया ओस्लो एकॉर्ड। ओस्लो एकॉर्ड में कहा गया कि जो पैलेस्टीन्स थे, जो अरब्स थे, जिनका ये एरिया जो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम वाला लिया गया था, उन्होंने कहा कि चलो हम मानते हैं कि इज़राइल एक नया देश बन चुका है। अभी तक मान ही नहीं रहे थे कि इज़राइल एक नया देश बना है, तभी तो अरब और इज़राइल का कन्फ्लिक्ट हो रहा था। और इज़राइल ने कहा कि ठीक है, हम एक जो है इस एरिया में वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम वाले एरिया में एक पॉलिटिकल पार्टी जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मंजूरी देते हैं, और ये आप रिप्रेजेंट करोगे जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो कि अब अरब सिकुड़ करके रह गए थे। वहाँ पर अरब्स का इलाका था, शुरुआत ज्यूज़ से हुई थी, लेकिन अब ज्यूज़ ने अपना एक पूरा स्टेट अलग ही बना लिया था। तो अब इस पैलेस्तान जो टेरिटरी डिस्प्यूटेड थी, इसमें अरब्स रहते थे, और इनके इस इलाके को पैलेस्टीन कहा गया था, और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए पैलेस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। अब इशू क्या हुआ, या यहाँ पर देखिएगा, इसी तरीके से रखते हैं। जो ये थी आपकी PLO, पाकिस्तान वो पैलेस्टीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम ये था कि ये 50% एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है और ईस्ट जेरूसलम वाला इलाका है उसमें, और बाकी का जो 50% का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजरायली गवर्नमेंट खुद देखेगी इन द वेस्ट बैंक एंड और गाजा स्ट्रिप वगैरह इलाका जो था उनका पैलेस्टीन वाला, उसमें 50% एडमिनिस्ट्रेशन इज़राइल देखेगा। अब जो पैलेस्टीनियंस हैं, अब उनमें सेकंड जो स्ट्राइक शुरू हुई, अब ये मामला तो ये सुलझ गया। जो ओस्लो अकॉर्ड था उसमें अच्छा खासा एक डिसीज़न ले लिया गया था, लेकिन कुछ खास बात बनी नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड अपराइजिंग हुई पैलेस्टीनियंस की। अब पैलेस्टीनियंस ने सेकंड अपराइजिंग क्यों की? तो ये थे एरियल शेरोन, ये इसराइल के जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, और इन्होंने ईस्ट जेरूसलम, जो कि अभी पैलेस्टीनियंस का जो डिस्प्यूटेड एरिया था, उसमें एक मस्जिद थी, उसमें जा कर के इन्होंने जो अपनी प्रार्थना वगैरह की। तो पैलेस्टीनियंस को लगा कि ये जो इज़राइल है, ये हमारी जो सोवरेनिटी है और ईस्ट जेरूसलम की जो सोवरेनिटी है उसमें ये इंटरफेयर कर रहा है। तो उन लोगों ने, पैलेस्टीनियंस थिंक्स इज़राइल सोवरेनिटी ओवर ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। अब बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई, दंगे जो हड़ताल वगैरह होती हैं वो सब स्टार्ट हो गई। इजरायली रेटरेटेड फ्रॉम गाज़ा। तो इन जो दंगों को, सिविलियंस, बॉम्बिंग वगैरह थी, इन सबको देख करके इजराइल ने सोचा कि गाज़ा स्ट्रिप से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम दंगे वहीं पर ही शुरू हो रहे थे। अब 2005 तक वहाँ पर एक एंटी इजरायली ग्रुप, जो टेररिस्ट ग्रुप के नाम से था, हमास, उसका नाम था हमास, उस ग्रुप ने अपने कदम वहाँ रख लिए थे। रिकॉग्नाइज्ड एज टेररिस्ट ग्रुप टू ओवर द गाज़ा। तो इसने गाज़ा पर कब्ज़ा कर लिया, और आज तक भी वहाँ पर कब्ज़ा हमास का ही चलता है। ये हमास क्या करता है? क्रॉस बॉर्डर मोर्टार एंड बॉम्बिंग करता है इन इसराइल के एरिए में। अब डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि ये हुआ, ये हुआ, कभी वो प्लेन आकर के गिर जाते हैं इसराइल में। तो ये सब हमास का ही काम है। नाउ जूइश इजरायली स्टार्ट टू थिंक पैलेस्टीनियंस टेररिस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आपकी टेरिटरी में मोर्टार गिराएगा और बॉम्बिंग करेगा तो आप उसको टेररिस्ट ही समझोगे। तो अब
चाहे वो हमास था या कोई और था, पर ज्यूस को ये लगा या इसराइल को लगा कि जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो वेस्ट बैंक में रहते हैं या गाज़ा स्ट्रिप में रहते हैं या ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं, वो सारे ही टेररिस्ट हैं। और अपोज्ड किया कि अब हम कोई नेगोशिएशंस नहीं करेंगे क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आगे, गाज़ा वाज पुट अंडर इजरायली मिलिट्री ब्लॉकेड। इसराइल ने मिलिट्री भेजी, वहाँ पर मिलिट्री का ब्लॉकेड रहा। जैसे अफ़गानिस्तान में होता है, इतने सारे ग्रुप्स हैं और यूएस अपनी मिलिट्री भेज करके वहाँ ब्लॉकेड बनाए हुए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड एरिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आउटडोर प्रिजन। लोग बाहर तो रहते थे पर बिल्कुल ऐसे थे जैसे एक तरफ आतंकवादी और एक तरफ जो है मिलिट्री रूल इसराइल का। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रिजन कहा गया और इसकी बहुत कड़ी निंदा हुई। आगे देखते हैं अब रिसेंट पॉलिटिक्स में क्या हुआ। 2015 में जो नेतन्याहू हैं, जो इसराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो इलेक्शन में खड़े हुए और उन्होंने ये मुद्दा जो इलेक्शन का अपना कैंपेन बनाया, वो बनाया कि कोई फ़लस्तीन हम नहीं बनने देंगे। मतलब कि जो ये वेस्ट जेरूशलम, गाज़ा, सॉरी, और इस तरीके के जो इलाके हैं जो अभी डिस्प्यूटेड हैं, वो कोई फ़लस्तीन नहीं बनेगा। और इस मुद्दे को लेकर के उन्हें भारी जीत जो है प्राप्त हुई, वो विन हुए और आज वो इसराइल की गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो आप ये देखिए कि जियोस कितना ज़्यादा चाहते हैं कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो अपने कब्ज़े में हो। हर कंट्री चाहता है, जैसे हम भी चाहते हैं कि कश्मीर जो टेरिटरी है वो अपने ही कब्ज़े में हो। जैसे 2017 में फिर क्या हुआ, यूएस ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया जेरूसलम को कैपिटल ऑफ इसराइल। अभी तो जेरूसलम टेरिटरी जो थी वो एक डिस्प्यूटेड एरिया था, लेकिन 2017 में यूएस ने ये डिसीज़न दिया कि जो जेरूसलम है वो अब जो है कैपिटल होगा इसराइल की। और उन्होंने अपनी जो एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी, वो तेल अवीव से लेकर के जेरूसलम में कन्वर्ट कर दी। तो इससे एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मची। पैलेस्टीनियंस खुश नहीं थे यूएस की इस मूव से, पर कौन क्या कर सकता है वो दिख रहा है। अब जो पीस टॉक्स की बात कर लेते हैं कि अरब्स और इसराइल के बीच पीस टॉक्स कब कब हुई, क्योंकि ये जो टॉक अभी स्टार्ट हुई है यूएई और इसराइल के बीच में, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन इन सब चीज़ों से ही था। तो इन द फिलो देख लेते हैं। सबसे पहले टॉक हुई इजिप्ट और इसराइल के बीच की। आपको पता है 1967 में जो इसराइल ने इजिप्ट का जो सिन्नी पेनिनसुला था और गाज़ा स्ट्रिप थी, उस सबको जो है अनेक्स कर लिया था। तो लिखा हुआ सिन्नी अनेक्स द इसराइल, सिन्नी अनेक्स्ड बाई इसराइल सॉरी, इन 1967 नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। इजिप्ट को वापस मिल गया अपना सिन्नी पेनिनसुला। 1979 में ये टॉक शुरू हुई। अब कंप्लीट विड्रॉल हो गया इजरायली फ़ोर्स का सिन्नी पेनिनसुला से, डीमिलिटाइजेशन हो गया एरिया का, यानी कि अब वहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं, सिचुएशन पहले जैसी बन गई। तो ये पीस टॉक सक्सेसफुल पीस टॉक रही और इजिप्ट ऐसा पहला अरब कंट्री बना जिसने इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि हाँ, इसराइल एक देश है। और इन्होंने बहुत ही जल्दी ये काम किया था और पहली पीस टॉक भी इजिप्ट ने की थी। जो आगे आता है वो है जॉर्डन और इसराइल। अभी जॉर्डन का आपको पता है कि वेस्ट बैंक का एरिया और जो ईस्ट जेरूसलम थी उसका एरिया अनेक्स था और इस सब पे डिस्प्यूट था। और वो डिस्प्यूट तो आज भी है, लेकिन 1994 में जो पीस टॉक्स हुई थी उसमें क्या ऐसा डिसीज़न हुआ, उसमें कोई ख़ास डिसीज़न नहीं हुआ। बस जस्ट रिगार्डिंग था सिक्योरिटी के कि भाई ऐसे मोटार वगैरह इधर उधर नहीं फेंके जाएंगे। और वाटर का जो इशू है, जो जॉर्डन रिवर वहाँ से जाती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिफ्यूजीज़ का इशू कि अरब से इधर जा रहे हैं या ज्यूज़ इधर जा रहे हैं, और टेरिटरी का इशू तो रहा ही। तो ये पीस टॉक भी एक सक्सेसफुल रही और जॉर्डन सेकंड कंट्री बना ऐसा करने वाला। फिर हाल ही में क्या हुआ 2020 में, अब यूएई, जो कि उस समय तक बिल्कुल न्यूज़ में नहीं था, लेकिन अरब्स तो यूएई में रहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा गया अब्राहम अकॉर्ड और थर्ड अरब कंट्री बनाए इजिप्ट के और जॉर्डन के बाद। अब इन्होंने क्यों किया ऐसा, इन्होंने इसीलिए किया, एक तो यूएस का साथ हर किसी को चाहिए, इसराइल के ऊपर यूएस का हाथ है। इसराइल न्यूक्लियर पावर बना यूएस की मदद से इन 1985। तो अब ईरान जो था, अब बात थोड़ी सी इंडिया की जो एक्सटेंडेड नाइबरहुड हैं उनकी कर लेते हैं। टू कंट्रोल द ईरान्स ग्रोइंग पावर। आपको पता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर पावर का जो सिस्टम है, उसका जो प्रोग्राम है, उससे ना तो
इज़राइल खुश है उससे, ना ही यूएसए और ईरान के बीच में तो इसको लेकर के काफ़ी दरार है। तो यूएसए ने ही इज़राइल से यूएई के साथ पैक्ट करने के लिए समझौता किया कि ईरान की जो हेजेमनी सॉरी, तो जो ईरान की जो हेजेमनी यहाँ पर चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए इस सब को किया गया। फर्दर यूएसए के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी यूएई के मज़बूत होंगे। आगे एक बात ये भी है कि यूएई और इज़राइल का जो हैं दोनों के दोनों कंट्रीज़ वो इंडिया के साथ अच्छे हैं। और अभी एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उनका भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि दोनों ही कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं और हम खुश हैं इस चीज़ से कि इस तरह की जो पीस टॉक्स हैं वो चल रही हैं। ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड जो यूएसए पीस टॉक्स हुई इज़राइल के साथ। अरब का जो कन्फ्लिक्ट था ये उसके इज़राइल के साथ, उस सब के बारे में। तो ये वीडियो का एड यहीं पर ही होता है, इसको दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस बारे में होगी कि जो पैक्ट हुआ है इसका जो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो क्या होगा और इंडिया को अब क्या करना चाहिए, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरीके से चेंज होंगे। जिस तरीके से ये अरब पीस टॉक शुरू हुई है, पैलेस्टीन जो कि एक अरब डोमिनेंट कंट्री है और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसका क्या जो बयान आया है, उन्होंने क्या कहा है, वो खुश हैं ना खुश हैं, क्या चाहते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, चलो और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और कोई मिस्टेक विस्टेक हुई हो तो कमेंट में बता देना। चलो ठीक है।